हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। स्कीम्स इन न्यूज़ पार्ट 3 देखने का टाइम आ गया है। इस लेक्चर में आप मुझे नहीं देख पाओगे बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एक्सट्रीमली बिजी विद द अपकमिंग समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। उसकी टेस्टिंग चल रही है पोर्टल की, सो वी डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू द स्टूडियो टुडे, बट कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। हम लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, काइंडली पॉज द वीडियो, रीड इट फॉर अ सेकेंड, अंडरस्टैंड कि इसमें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अपना एक ऑप्शन मार्क करने की कोशिश करो एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर बात हो रही है आर के वी वाई रफ्तार। वो क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेमनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन। पहला स्टेटमेंट कहता है that the Ministry of Agriculture has started funding startups under the innovation and agripreneurship component of RKVY in 2020 and 2021। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Next statement, the sub-schemes include the national priorities such as bringing green revolution to eastern India, crop diversification program, reclamation of problem soil, food and mouth disease control program, saffron mission, accelerated fodder development program। ये सिंपल जो स्कीम्स के फीचर्स हैं उन्हीं में से स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड इज 10% of the annual outlay will be provided for the innovation and agri entrepreneur development by creating end-to-end solution, skill development and financial support for setting up एग्री एंटरप्राइज। यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि अगर 10% दिया हुआ है, एक परसेंटेज दी हुई है, जब तक वो वेग नहीं है, बिजार नहीं है, तब तक वो ठीक है। आई एम श्योर आपने ऐसा काफ़ी जगह सुना भी होगा, मैंने भी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि अगर आपको कुछ बिजार नहीं दिखाई दे तब तक आप 90% मान के चलो कि वो ठीक हो सकता है, अनटिल अनलेस यू एब्सोल्युटली नो विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट बाय द वे सही है। द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब इस बारे में जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स यूपीएससी विल नॉट ट्राई टू फूल यू बाय पुटिंग अप फॉल्स डेटा इन अ वे कि वो दोनों ही ठीक लग रहे हो, कि 10% की जगह 20% बोल दिया, 5 की जगह 6 बोल दिया। ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज नहीं करता है। वो 1 बिलियन को 100 बिलियन बोल के देखेगा, जो कि आपको लगेगा कि हाँ 100 बिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो गलत होगा, 1 बिलियन होना चाहिए था, 10 बिलियन होना चाहिए था। इस तरीके के चेंजेस यूपीएससी कर देता है जिसमें लॉजिकली भी आप डिराइव कर सको, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। 10% ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी आपको जानबूझ के चीज़ों को टफ करने की कोशिश करेगा। जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पिछले सालों में क्वेश्चन आया था आईआरएनएसएस के ऊपर, जहां पर ये बोला था कि आईआरएनएसएस हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये स्टेटमेंट सही है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। इट कवर्स इंडिया इन अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। अब 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स, वो भी बॉर्डर्स के बाहर, ये थोड़ा सा वेग लग रहा है। इसको हम इनकरेक्ट मान के चल सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। ये भी काफी वेग लग रहा है, इसको भी हम गलत मान के चल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम आंसर ए ओनली, बेसिकली वन ओनली ए ऑप्शन हम मान सकते थे यहाँ पर। इट कुड हैव बीन इजियर टू डिराइव द आंसर। लेकिन एक और क्वेश्चन को देखो, एस्ट्रोसैट के ऊपर प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट सही है। Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space। यहाँ पर आप सोच सकते थे कि नहीं, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेस मिशंस हैं, और भी काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही हैं, तो इंडिया सिर्फ यूएसए और रशिया के बाद नहीं बात बन सकती है। तो ये आप गलत ड्राइव कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर वन रॉन्ग है तो टू ओनली, या नीदर वन नॉट टू हैज टू बी करेक्ट। अब यहाँ पर 2000 केजी दिया हुआ है एस्ट्रोसैट का वेट, और ऑर्बिट दिया हुआ है 1650 किलोमीटर्स। ये स्टेटमेंट भी गलत थी। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुई लोगों को, और कोई बहुत ही वेग स्टेटमेंट नहीं है। द आंसर वॉज डी, नीदर वन नॉर टू। ऐसे क्वेश्चन में जनरली गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यूपीएससी को कुछ क्वेश्चन ऐसे सेटअप करने पड़ते हैं जहाँ पर वो लाखों बच्चों के लिए टफ हो, सिर्फ आपके लिए नहीं। ज़्यादातर लोग उसको गलत करें, नहीं तो कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाने लग जाती है, 110 120। उसको कंट्रोल करने के लिए यूपीएससी कुछ ऐसे बिजार क्वेश्चन भी देगा जो कि आपके गलत होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैंने से 90% ऑफ द टाइम्स आप ऑप्शन को सही डिराइव कर सकते हो बेस्ड ऑन लॉजिकल एनालिसिस। तो 90% के ऊपर ही खेलना है, 10% गलत भी होगा तो उतना चलता है। राइट, तो सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। 2007 में शुरू हुई थी स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम थी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। इसको भी रिवैम्प किया गया, इसलिए न्यूज़ में थी। अब बात ये भी आ सकती है कि कितनी स्कीम्स पढ़नी है। देखो एक्चुअली तो 165 स्कीम्स हैं, 165 स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, एक्टिव स्कीम्स हैं। कितनी स्कीम्स पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, किस किस के फीचर्स पढ़ोगे,
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरा मानना ये है कि 165 स्कीम्स आप याद रख के एग्जाम में जाओगे और उसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ गए तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओनली बाउंड योरसेल्फ टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि पिछले 1 साल में न्यूज़ में रही हैं, या ऐसी स्कीम्स जो कि बहुत ही रेकरिंग तरीके से बार-बार आपको सुनने में आ रही हैं, और दे आर वेरी वेरी फेमस स्कीम्स, चाहे भले ही वो पिछले 6-8 महीने में न्यूज़ में ना आई हो। उतने तक ही अपने आप को सीमित रखो, 20-25 स्कीम्स मैक्सिमम। उससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्कीम आ जाए जो कि पिछले 2-3 साल पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी और यूपीएससी ने पूछ दिया क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सोच रहे हो कि यार कि मैं 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ के जाऊँ। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर आ रहे हैं। वहाँ पर आप अपने चांसेस हाई इस बात के ऊपर रख रहे हो कि 3 या 4 क्वेश्चंस में से मैं 2 या 3 क्वेश्चंस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी बेस्ड ऑन द लास्ट 1 ईयर स्कीम दैट आई हैव रेड। अगर 1-2 कुछ और पुरानी भी आती है तो आई विल लीव इट। इस स्कीम के अंदर 50% ऑफ द एनुअल आउटले विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, 30% फॉर वैल्यू एडिशन लिंक प्रोडक्शन, 20% फॉर फ्लेक्सी फंड्स फॉर लोकल नीड्स। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्कीम को और पढ़ लेना। इट इज़ अवेलेबल ऑन द समझो लर्निंग ऐप, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है द एनरोलमेंट अंडर द स्कीम इज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स। मैंडेटरी वर्ड को ऑब्जर्व करो। दोज फार्मर्स इन द नोटिफाइड एरिया हु पोजेस अ क्रॉप लोन किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट। अब काफ़ी लोग इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे, बिकॉज पहले अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सबको प्रॉपरली पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा पिछले साल तक, तो इस स्टेटमेंट को आप सही मान के चलोगे। बट अभी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी स्कीम के अंदर, कुछ चेंजेस आए थे, जिसके बाद ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम, जो कि थर्ड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट फिर भी देख लेते हैं। एनरोलमेंट इंक्लूड्स सच अदर फार्मर्स हुम द गवर्नमेंट में डिसाइड टू इंक्लूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर वॉलेंट्री हम मान गए हैं तो गवर्नमेंट इसमें कुछ इन्फोर्स तो नहीं कर सकती है। तो सही आंसर होगा C3 ओनली इज करेक्ट। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि अगर आप PIB का एक आर्टिकल देखोगे फरवरी का, समझो लर्निंग ऐप पे भी हमने इसको कवर किया है, PDF नोट्स में भी अवेलेबल है। कुछ चेंजेस आए थे PMFBY में, जो पहले फसल बीमा योजना चल रही थी उसमें काफ़ी फ्लॉज निकल के आए थे। पहले ये होता था कि अगर मान लो किसी फार्मर का 1 लाख रुपए की क्रॉप इंश्योर हो रही है और उस पर कंपनी ने 40% प्रीमियम रख दिया है, ये कुछ भी हो सकता है कि 30% भी रख दिया हो, 60% भी रख दिया हो, इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख की हो रही हो, 2 लाख की हो रही हो, 50,000 की हो रही हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। बिकॉज ये तो असेसमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी कि कितना इंश्योर्ड अमाउंट होना चाहिए, उसका कितना प्रीमियम होना चाहिए, क्या रिस्क है यहाँ पर। तो उस हिसाब से कुछ भी अगर X% रखा गया है, उसमें से टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का सिर्फ 2% ही फार्मर को पे करना होता था फॉर खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% था। टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का 2% फॉर खारिफ और 1.5% फॉर राबी। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बच गया है, क्योंकि प्रीमियम तो 40% है, अगर 2% खारिफ का फार्मर ने पे कर दिया है तो 40% के केस में 38% किसी और को पे करना पड़ेगा। अगर 30% प्रीमियम था और 2% खारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर ने पे कर दिया है तो बाकी 28% किसी और को पे करना पड़ेगा। ये कोई और कौन था? सेंटर और स्टेट, ये इक्वली इस बचे हुए प्रीमियम को आपस में डिवाइड करते थे, सब्सिडी थी एक तरीके से। तो अगर 40% का प्रीमियम है, 2% फार्मर ने पे कर दिया है, तो बाकी 38% को 19-19 सेंटर स्टेट डिवाइड करेंगे। अगर 30% का प्रीमियम है, 2% फार्मर ने पे कर दिया है, तो बचे हुए 28% को 14-14% सेंटर स्टेट डिवाइड कर रहे थे। ये अभी तक चलता आ रहा था, लेकिन दिक्कत ये होने लगी कि फार्मर को दिखा मेरे को तो सिर्फ 2% पे करना है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी क्रॉप उगाऊं जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो, जिसका इंश्योरेंस अमाउंट भी बड़ा हो, जो फेल भी हो जाए तो मुझे पैसा मिल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो द फार्मर स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल क्रॉप्स दैट वर सपोज टू बी ग्रोन इन दैट रीजन, जो कि सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट थी, उससे हटके ये कैश क्रॉप्स की तरफ, मोर लुक्रेटिव क्रॉप्स की तरफ, जो कि ज़्यादा प्रॉफिट देंगी, वहाँ तक ही जाने लग गए। अब उसमें हुआ क्या कि क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये तो इस एरिया के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं क्रॉप, आप यहाँ पर इसको उगा रहे हो, ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम प्रीमियम ज़्यादा रखेंगे, 60%, 65%, 70%। फार्मर बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो 2% ही पे करना है, बाकी का तो सेंटर स्टेट देखेगी, मेरे को तो सिर्फ फ़ायदा दिखना है। इस वजह से सेंटर ने अपने इस क्राइटेरिया को
अमेंड करके अपना हाथ पीछे खींच लिया। इन्होंने ये बोला कि हम 30% प्रीमियम तक ही अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। 30% प्रीमियम में जो हमारा शेयर बनता है 14% का, वो हम पे देने को तैयार हैं। लास्ट हमारा यही एक बेंचमार्क रहेगा। उसके ऊपर अगर प्रीमियम जाता है तो स्टेट अपने आप देखे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो रहा था सेंटर को। दी फसल बीमा योजना एक तरीके से ये फ्लॉड निकल के आई, यहाँ पे नुकसान देखने को मिला सेंटर को। एनरोलमेंट वॉलंटरी कर दी, पहले सबको ले रहे थे, अब बोल दिया कि जिसको आना है वही आओ, जिसको नहीं आना वो मत आओ, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी लॉस ज़्यादा दिखाई दिया सेंटर को। इसके ऊपर डिटेल में कवरेज है ऑन दी समझो लर्निंग ऐप। ये एक एस्पेक्ट मैं इसलिए आपको बताना चाहता था जिससे आप ये बात समझो कि अमेंडमेंट जो आई है वो क्या है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रा पिक के बारे में ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू नो जस्ट वन लाइन अबाउट सूत्रा पिक, ये किसके बारे में है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में जो 100% या तो आपको आते हैं या 0% नहीं आते हैं, बिकॉज ऑप्शन यूपीएससी ऐसे सेट करेगा कि सारे ही ठीक लगेंगे कि इट इज एन एंशिएंट सूत्रा स्क्रिप्चर टू एनहांस इम्यूनिटी इन कोविड टाइम्स. It is an initiative of the Indian government to promote research on indigenous breeds of cows. It is a new government mobile app to take pictures of aswatch, dirty places, report under the Swachh Bharat mission to restore the importance of Indian Ayurvedic medicines. ये सूत्रा और पिक ये सब जगह लग रहा है कि सेम है, सिर्फ बी ऑप्शन नहीं लग रहा है, और असल में आंसर बी ऑप्शन ही है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है आप अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके अगर रिवाइज नहीं भी कर पाए फाइनल के 5-10 दिन में, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से हेडिंग्स को प्रॉपरली पढ़ लेना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको वन लाइनर चीज़ें पता हैं उससे भी सॉल्व हो जाती। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सूत्रा पिक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस। सूत्रा पिक इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से बनती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लीड कर रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इट एम्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स एज वेल एज इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। 5 इसकी थीम्स हैं: यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काउस, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, prime products from indigenous cows for food and nutrition, and prime products from indigenous cows based utility items. इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन और वेचूर काव के बारे में पढ़ लो, ये भी एक साल में न्यूज़ में रहा था। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस। स्टेटमेंट को पढ़ो, ये चीज़ ध्यान रखना कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझो। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, which is true, where all small shopkeepers, self-employed persons, retail traders between 18 to 40 years जिनका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ है कैन एनरोल फॉर द पेंशन स्कीम। हो सकता है कि आप इसको इनकरेक्ट मान लो, बिकॉज आपके दिमाग में ये आएगा कि ठीक है 18 to 40 ईयर्स मेक सेंस, बिकॉज बाकी जो स्कीम्स है पेंशन वाली वो भी 18 से 40 साल के बीच में ही बेनिफिशियरीज को लाती हैं। बट जीएसटी टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, क्या ये आपको लॉजिकली वैलिड लग रहा है? काफी लोग सोचेंगे कि 1.5 करोड़ जिसका जीएसटी टर्नओवर है वो तो अच्छा खासा कमा रहा है साल का, उसको पेंशन की क्या जरूरत है, उसको क्या स्कीम गवर्नमेंट देना चाहेगी? ये स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना 1.5 करोड़ ऑफ जीएसटी टर्नओवर स्कीम के लिए आता है। अगर ये पूछ लिया एग्जाम में, आप कंफ्यूज होकर गलत करके आओगे इसको। सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ अ पेंशन इफ एन एलिजिबल सब्सक्राइबर डाइज, उसके स्पाउस को पैसा मिलेगा 50% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड। ये जनरली पेंशन स्कीम्स में देखा गया है, तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है। इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है। द आंसर वुड बी नीदर वन नॉर टू आर इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ था ना। सोल्यूशन देख लेते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। थोड़ा न्यूज़ में ज़्यादा रही थी क्योंकि ज़्यादा ये लोग इसमें एनरोल हो नहीं पाए थे, काफ़ी कम एनरोलमेंट रही थी। सभी शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस जिनका जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ सालाना कम है और 18 से 40 साल की उम्र के बीच में वो आ रहे हैं, वो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी एक बार उसके प्रोविजंस भी रीड कर लो। ये 4 स्कीम्स थी जो कि हमें इस पार्ट के अंदर डिस्कस करनी थी। द पीडीएफ नोट्स आर अवेलेबल ऑन द संजो लर्निंग ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी भी और बहुत सारे प्रीलिम स्पेसिफिक पीडीएफ नोट्स आ रहे हैं, so regularly follow karo and stay tuned. I hope you enjoyed watching the lecture. See you in the next one. Thank you.